नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं। आज की क्लास के पहले हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, जिसमें से हमारी जो पहली क्लास थी वो भारतीय भूगोल की परिचय से संबंधित क्लास थी, जबकि जो दूसरी हमारी क्लास थी, हम भारत की भू आकृतिक संरचनाओं को समझ रहे हैं। भू आकृतिक संरचनाओं को समझ रहे हैं। भू आकृतिक संरचनाओं के अंतर्गत जो हम पहली क्लास लिए थे, उसमें हम बताए थे कि भारत की भू आकृति को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा था हमारा उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और तीसरा और अंतिम था हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसको हम बिल्कुल डिटेल में नहीं कर रहे थे। हम केवल अभी ये देख रहे थे कि भू आकृति जो है उसको ऊपर ऊपर से हम केवल समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हम इसको बिल्कुल डिटेल में आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे पढ़ रहे हैं कि जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, तो वहाँ के सारे पठार के बारे में पढ़ के उसको हम छोड़ दिए। बाकी अलग अलग चट्टानों के बारे में या स्पेसिफिक प्लेस के बारे में आगे के वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला वीडियो था वो था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित, और काफ़ी लेंदी हो गया था, इस वजह से हम उसमें अन्य 2 भागों का डिस्कशन नहीं कर पाए थे। आज की क्लास में हम दोनों भागों को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये जो टॉपिक है, भारत की भू आकृतिक संरचनाएं, ये जो है ये आज समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के बारे में। सॉरी, भू आकृतिक नहीं, भूगर्भिक संरचनाएं। क्या है ये? भू आकृतिक ना होकर भूगर्भिक, ठीक है, संरचनाओं के बारे में है। तो चलिए आज देखते हैं हम उत्तर के विशाल पर्वत के बारे में। पहले देखते हैं, तो हेडिंग आप डालेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हिमालय मतलब मुख्य हो जाता है। जब भी हम उत्तर के बारे में पढ़ते हैं, पर्वतमाला के बारे में, तो हमारा जो है हिमालय ही मुख्य है। तो हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं। जब भी उत्तर के विशाल पर्वत के बारे में आए, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें हिमालय के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भू सन्नति सिद्धांत और ये सिद्धांत लिखा हुआ है, और हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है इसके निर्माण को समझने में। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि भू सन्नति का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, कोबर ने। और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया, हैरी हैस ने दिया। ये जो दोनों लोग हैं, ये बताते हैं कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले हम समझते हैं कोबर के भू सन्नति के सिद्धांत को। ठीक है, कोबर जो है भू सन्नतियों को क्या बोलते हैं, पर्वतों का पालना बोलते हैं। पर्वतों का पालना, ये किसे कहते हैं, भू सन्नति को। अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि ये भू सन्नति क्या होती है। तो भू सन्नति
आप समझ सकते हैं ये पृथ्वी की सतह पर एक लंबी और गहरी धंसी हुई पट्टी होती है। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और इधर से ये जा रही है, तो यहाँ पे कुछ धंसी हुई भाग होगी, ठीक है, जो नीचे की तरफ होगी, जो बराबर ना होके ऐसे धंस जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भूसन्नति। इसमें क्या होती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, रेत, अवसाद आदि इधर इसमें जमा होते रहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्षेत्र अक्सर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे जब भी जाएंगे तो ऐसे क्षेत्र देखने में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र भी पहले एक भूसन्नति था, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, गोबर वो मानते हैं आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पे, जो हमारा अभी हिमालय है उसके स्थान पे क्या हुआ करता था, टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। भूसन्नति यानी कि धंसी हुई एक जगह थी, ठीक है। उसका नाम क्या था, टेथिस। टेथिस भूसन्नति थी, ठीक है। और ये उत्तर की अंगारा लैंड को, इसके उत्तर में अंगारा लैंड, उत्तर में क्या था, अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इन दोनों को क्या करती थी, अलग करती थी। और बीच में क्या थी, टेथिस थी, ठीक है। बीच में क्या थी, टेथिस थी। इन दोनों के अवसाद जो हैं, मतलब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इधर से मान लीजिए अंगारा लैंड है और इधर से गोंडवाना लैंड है और बीच में टेथिस है, तो इन दोनों से लाए अवसाद यहाँ पे क्या हो रहे थे, इकट्ठे होते रहते थे। इन अवसादों का क्रमशः अवचलन होता रहा, मतलब इकट्ठे होते रहे। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित संचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्योनलून क्योनलून हिमालय और काराकोरम जैसी पहाड़ियों का निर्माण हुआ, ठीक है, पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। वलिन जो वलन हुआ, ये जब इधर दोनों तरफ से अवसाद जमा होते रहे और दबाव पड़ा, तो ये क्या हुआ, वलन होके इन ये ऐसे क्योनलून हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। लेकिन जो क्षेत्र इससे अप्रभावित रह गया था यहाँ पे, वो क्या कहला गया, तिब्बत का पठार कहलाया। क्या कहलाया, तिब्बत का पठार। मतलब ज़्यादा नहीं उठ पाया, थोड़ा सा ही उठ पाया ये, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वोच्च व्याख्या करता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कोबर के भूसन्नति का सिद्धांत। कोबर का मानना था कि जो मतलब भूसन्नति जो होती है वो पर्वतों का पालना, उसको बोले भूसन्नति को, ठीक है। क्योंकि ये मानते हैं कि भूसन्नति से ही पर्वत जो होती है वहाँ से जन्म होती है पर्वत की। तो ये मानते हैं कि पहले क्या था कि जो हिमालय है उसकी जगह पे टेथिस सागर था, ठीक है। टेथिस क्या थी, भूसन्नति थी, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। लेकिन क्या हुआ कि दोनों जब पास आती गई और जो इनसे अवसाद आते गए, तो इसकी वजह से क्योनलून हिमालय काराकोरम उनके दबाव के परिणाम स्वरूप ये ऐसी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थे जो इनके दबाव से अप्रभावित रहे और वो क्या कहलाए, तिब्बत का पठार कहलाए। उनसे क्या हुआ, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। लेकिन अगर वर्तमान हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की इम्पोर्टेंस है। हैरी हेस के प्लेट, तो आप लोग हेडिंग डालिए, हैरी हेस की प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। अब इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, उत्तर में कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण में भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट थी, ठीक है। अब भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में इसका संचलन शुरू हुआ, भारतीय प्लेट का, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय प्लेट है इसका संचलन किधर हो रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में हो रहा है। तो 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। कौन कौन से, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहाँ थी, उत्तर में थी। जब निकट आ गए तो जिनसे टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा। जो टेथिस था इनके बीच में,
टेथिस। तो इसमें अवसाद तो चूँकि इकट्ठे हो ही रखे थे, तो इनमें क्या होने लगा, वलन पड़ने लगा, मतलब मुड़ने लगे ऐसे। मान लीजिए बीच में टेथिस है ये, ठीक है, इधर से एक प्लेट आ रही है और इधर से एक प्लेट आ रही है, तो अब ये क्या होने लगा, ऐसे धीरे धीरे इसमें मुड़ा होने लगा, ठीक है। एवं इससे क्या हुआ, हिमालय का जो निर्माण है वो प्रारंभ हो गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थीं, ऐसा कौन मानता है, हैरी हेस मानते हैं, ठीक है। सेनोजोइक सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। आप लोग बस अभी याद रखिए बृहद हिमालय का निर्माण कौन सी कल्प में हुआ, ठीक है। मैं बाद में मतलब सबसे लास्ट में सेनोजोइक महाकल्प ये सब कुछ बताऊंगी। एग्ज़ाम में ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसलिए इसको डिटेल में लोग जल्दी पढ़ाते नहीं हैं कोई लोग। लेकिन लास्ट में मैं इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद जब भी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी तो मैं इन सभी महाकल्पों की डिस्कशन ज़रूर करूँगी। अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ, सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन वो ओलिगोसीन कल्प में, ठीक है। मायोसीन कल्प में मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना, ठीक है। लघु हिमालय कब बना, मायोसीन कल्प में। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ, ठीक है। प्लायोसीन कल्प में किसका निर्माण हुआ, आपका शिवालिक हिमालय का, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इतना आप लोग याद रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी को ही इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर, मैं इधर लिख दे रही हूँ या तो इस साइड में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वार्टनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसिन वो होलोसिन कल्प में भी इनका निर्माण लगभग होता रहा है, ठीक है। अब मान सकते हैं आप हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है जिसका अभी भी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। पुराने पर्वत वो होते हैं जो अपने अंतिम अवस्था में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ये गुजरात में स्थित पर्वत है, उसका क्या नाम है, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान में जो पर्वत है अरावली, ये पुरानी हो चुकी है, ये वृद्धावस्था में है क्योंकि अब इसका निर्माण रुक गया है। लेकिन हमारा जो हिमालय है अभी भी युवा पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और इसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के सब अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वर्षवाहिनी होती हैं और उनका मार्ग जो होता है हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और जो वहाँ पे करेवा मिलते हैं मतलब झील के जो निक्षेप होते हैं करेवा उनको कहते हैं वहाँ पे, तो ये सभी क्या है कि वो प्रूफ है कि अभी भी इसका निर्माण जारी है, ठीक है। तो अभी हम केवल ऊपरी ऊपरी बातों को पढ़ रहे हैं, भारत की जो भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में तो डिटेल में नहीं बताएंगे, वरना हमारा जो हिमालय का चैप्टर है, पर्वतों का जितना चैप्टर होगा वो हम अलग से डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। अभी केवल हम भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में ऊपरी ऊपरी बातों को देख रहे हैं। अगर दोस्तों बात करें हिमालय के महत्व के बारे में, तो हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। प्राकृतिक सीमा तो बनाता ही है, राजनीतिक भी बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व तो बना हुआ है, ठीक है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है, ठीक है। हिमालय जो है नदियों को वर्षवाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है।
इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकाले गए नहरों को देखा जा सकता है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। अब देखते हैं, हम हिमालय जो है विविध संसाधनों के विकास को संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकिल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मित जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। इनकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी हैं। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एक कोयला होता है, उसका नाम है एंथ्रोसाइट, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियासी जिले में मिलता है। कहाँ पे? कारगिल में एंथ्रोसाइट नाम का एक कोयला मिलता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली कोयला की प्रकार है। ठीक है। अत्यधिक ये जो है वन संसाधनों के अंतर्गत अगर हम देखें तो सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं। इन वनों में जो है वन क्षेत्रों में दुर्लभ बड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियाँ भी यहाँ के पशु निर्भर करते हैं। ठीक है। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं के विशाल आश्रम स्थल भी है। वास्तव में जो है हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा उत्तर के विशाल पर्वतमाला के बारे में। अब हम देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ठीक है। भूगर्भिक संरचनाओं के अंतर्गत जो हमारा तीसरा और अंतिम है वो है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। विशाल मैदानी, मैं बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम आगे अलग अलग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है। इसके लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। अभी हम केवल भारत की भूगर्भिक संरचनाओं को देख रहे हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को जिस्ट करके पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग के बारे में। इनका जो निर्माण है, अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण क्वार्टनरी या नियोजोइक महाकल्प गलत हो गई स्पेलिंग, सॉरी, महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ था। ठीक है। यह भारत की जो है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से नवीनतम ये भाग है। ये नवीनतम भाग है। टेथिस भूसनती के निरंतर सकराव व छिछला होने एवं हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुई है। इसके जो पुराने जलोढ़ भाग होते हैं उनको बांगर कहते हैं। बांगर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ को। जबकि जो नए जलोढ़ होते हैं उनको क्या कहते हैं? नए जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। खादर यानी कि नए जलोढ़। ठीक है। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम भी मिलता है। ठीक है। अब इन भागों का महत्व क्या है कि मैदानी भाग जो है हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। इससे हमारे जनसंख्या और पशुओं को आहार प्राप्त होता है, साथ ही अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य शुरू किए जाते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का भी विकास किया जा सकता है। अवसादी भूगर्भिक संरचना कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार हैं। भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास हुआ है। ठीक है। तो ये था दोस्तों उत्तर का विशाल मैदानी भाग। तो ये था हमारा भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में।
अब आगे के जो वीडियो होंगी उसमें हम देखेंगे भारत के भू आकृतिक जितने हैं क्या क्या भू आकृतियाँ हैं पहाड़ पर्वतों के बारे में। अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इन्हें डिटेल से समझेंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और प्लीज़ आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़िए पेन और पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास चली रही है, उसको भी आप लोग देखना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।